चलिए दबड़ा। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं इसका, हम रिवीजन करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेन क्लास हमारी हो चुकी पहले से ही, तो अब हम इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें, चलो फटाफट बेसिक चीज़ें। तो जो बेसिक चीज़ें आपको आती तो है, बट फटाफट पढ़ते जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो, जैसे अगर हम बात करें कि लॉज ऑफ मोशन में जनरली हम क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई फोर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, सही है ना। देखिए पहली बात तो ये देखो बेटा, बात समझिएगा, जैसे एक ब्लॉक है, ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये सरफेस और ये सरफेस के आपस में कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट सरफेस के बीच में ये क्या लग रहा है, नॉर्मल। ब्लॉक टेबल पे लगा रहा है, सपोज करो ये टेबल है, और टेबल जो है ब्लॉक पे लगा रहा है, यस। यानी हमें नॉर्मल फोर्स के बारे में हम बात करते हैं। इस पर हम क्या लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिससे स्लाइड करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं लॉज ऑफ, ठीक है। उसका अगर ये ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है तो ये सरफेस है, इस पर फ्रिक्शन लगता है कहाँ, आगे की ओर। ये इस पर कहाँ लगाता है, पीछे की ओर। देखा जाए तो जनरली अगर देखा जाए तो हम ये एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, और एक और भी चीज़ है, अगर हम बात करें एक ब्लॉक है, किसी रस्सी वगैरह से लटका दिया गया है, तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, टेंशन की बात करते हैं। देखा जाए तो इस टॉपिक में जनरली हम इन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या। उसके बाद अगर हम देखें तो न्यूटन्स जो है अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो ये क्या चीज़ है। देखिए ये जो है जनरली हम किसकी कितने पढ़ते हैं, लॉज कितने पढ़ते हैं, इसके 3 लॉज के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि भैया ये फर्स्ट लॉ ये रहा, और यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है आपका सेकेंड लॉ, और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो ये क्या है आपका थर्ड लॉ। 3 लॉज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर। अगर हम बात करें कि फर्स्ट लॉ कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लॉ कहता क्या है। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर एक ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, या अगर वो मोशन में है तो हमेशा क्या रहेगा, मोशन करता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि रेस्ट से कोई ब्लॉक रेस्ट में है, अगर उसको मोशन में लाना चाहते हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। या कोई बॉडी जो है अगर क्या कर रही है, यूनिफॉर्म से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, आप चाहते हो रेस्ट में हो जाए, बोलो हाँ है ना, तो पक्का है क्या लगाना पड़ेगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट क्या लगाना पड़ेगा, बोलो फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई क्या। यस। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कि आप उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या। यस। और इसी फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। यस। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, ये जो उसकी प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी मोशन में चाहती है कि हमेशा क्या रहे, वो मोशन में ही रहे। कब तक, जब तक उस पर फोर्स न लगाया जाए। जो उसकी प्रॉपर्टी है कि मैं हमेशा मोशन में रहूँ, यस, वो क्या कहलाएगा, बोलो। यस, क्या बोलते हैं इसको, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। क्लियर है क्या। तो फर्स्ट में इन्होंने यही बोला था, इसलिए कभी कभी क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोला जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं, पढ़ चुके हैं सब बातें। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड की बहुत सिंपल सेकंड है, तो सेकंड में ये बोला गया, न्यूटन साहब ने बोला कि जो एवरेज एक्सटर्नल फोर्स होता है, एवरेज एक्सटर्नल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्या चीज बताइए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई बात समझ में क्या। यहाँ पर देखा जाए, ये देखिए प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो स्वाभाविक सी बात है क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। बट प्रैक्टिकली ये देखा गया कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये लिखा है एफ एक्सटर्नल, एवरेज एक्सटर्नल फोर्स, वो सिंपल क्या लिखा जाता है, बोलो बेटा, डेल पी बाई क्या लिखा जाता है, डेल टी लिखा जाता है। यहाँ पर एक बातें और भी होती हैं कि यदि आपका जो है अगर डेल टी क्या हो जाए, टेंस टू क्या हो जाए 0, अगर इंटरवल बहुत ही कम हो जाए, तो ये जो एवरेज एक्सटर्नल फोर्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा। तो उसको हम लिखते कैसे हैं, सिर्फ एफ एक्सटर्नल करके लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, लिमिट, और यहाँ क्या लिख देंगे, डेल टी टेंस टू 0, और फिर ये आ जाएगा डेल पी बाई क्या आ जाएगा बेटा, डेल टी आ जाएगा। चाहे तो वेक्टर यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर देखा जाए तो एफ एक्सटर्नल, इस चीज़ को आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हटा करके इसको पूरा हटा क्या लिख सकते हैं, डी पी बाई क्या लिख सकते हैं बेटा, डी टी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि जो P होता है बेटा, वो होता है M इंटू क्या होता है, V होता है।
यस। तो यहाँ पर जो F एक्सटर्नल है वो देखा जाए तो D बाई क्या जाएगा dt, ये M और ये आ जाएगा V। तो यहाँ पर एक्सटर्नल M बाहर आ गया तो ये आ जाएगा dv बाई क्या जाएगा dt। ये जो है आपकी क्या है एक्सेलरेशन है। तो देखा जाए तो यहाँ पर F एक्सटर्नल इक्वल टू आ जाएगा m a आ जाए। सच्चाई तो ये है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो ये वाला स्टेटमेंट होता है, बट इसी से क्या होता है ये आता है, तो हमें लगता है कि यही वाला आएगा, मतलब यही न्यूटन सेकंड लॉ होता है, बट होता कौन सा है ये वाला। अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो क्या होता है, बोलिए थर्ड लॉ क्या है भाई? सिंपल सी बात है, जितना आप किसी बॉडी पर एक्शन लगाएंगे उतना ही क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। ये थर्ड लॉ है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या जनरली देखा जाए तो हम किसका यूज़ करने वाले हैं, सेकेंड लॉ का ही क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। इसके बाद हमारे पास जो इसको लिखने की आवश्यकता तो नहीं है ना। अब जो लिखना है वो देखते हैं। हम यहाँ पर जो मेन आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं वो फ्रिक्शन पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, फ्रिक्शन। क्लियर है? तो टॉपिक हमारा क्या है रिवीजन के लिए, फ्रिक्शन हमारे पास। चलो देखो, अब ध्यान देने वाली बात करना। अगर हम बात करें, अगर एक ब्लॉक, सपोज करिए एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है M, और इस पर आप एक क्या लगाते हैं, ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स क्या बोला हमने इसको, ये आपका, इसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स, और कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल फोर्स ही बोलते हैं। हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ड्राइविंग बोलने वाले हैं। देखिए, अगर ड्राइविंग फोर्स आगे की ओर, और ये जो सरफेस है रफ सरफेस है, क्या है, रफ। तो जब ड्राइविंग फोर्स आगे लगेगा तो ये ब्लॉक जिसके भी कांटेक्ट में होता है उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, आगे की ओर लगाएगा। कहाँ लगाएगा, आगे की ओर। और ये इसके ऊपर कहाँ लगाएगा, बोले बेटा पीछे की ओर लगाएगा। बोलो क्लियर है क्या, यस। तो और दूसरी बात आप देखें, ये इस पे है तो नॉर्मल कैसे लगता है, ऐसे लगता है। ये उसके ऊपर जो लगाएगा ऐसे लगाएगा। बोलो है ना। अगर आप देखें तो ये जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स, और ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, बात समझ में आई क्या, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों ही कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगते हैं। इसलिए इन दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। आई बात समझ में क्या यहाँ पर, यस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन फोर्स, बस हमारी क्या, कितनी टाइप्स के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये होता है स्टैटिक। किसकी बात होती है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। आप ये समझिए कि जब तक अगर आप किसी बॉडी पे ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं तो अगर बॉडी ड्राइविंग फोर्स लगाने के बाद भी जो है, अगर ब्लॉक सरफेस पर क्या हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है, तो उसमें जो फ्रिक्शन लगता है बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। यस या नो। फॉर एग्जाम्पल अगर ध्यान से देखें, सपोज करिए कि एक यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और आप यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स लगाने जा रहे हैं, ठीक है। और इस समय देखा जाए तो इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है कहाँ लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि भैया ये ड्राइविंग फोर्स है और ये कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो ड्राइविंग फोर्स है कितना था, 0, तो पक्का फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, 0 ही होता है। अगर ये 1 है तो ये 1 रहेगा, ये 2 है तो ये 2 रहेगा, ये 3 है तो ये 3 रहेगा, ये 4 है तो ये 4 रहेगा। नोटिस करिएगा, और अभी तक जो है आपका यहाँ तक ब्लॉक क्या हो रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है। लेकिन होता ये है, ध्यान दीजिएगा, कि जो ही मैं अपने ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू मैं 4 से इंक्रीज करके सपोज करता कि मैंने 4.5 किया, ब्लॉक क्या हो गए, स्लाइड कर गए। ब्लॉक जो ही स्लाइड करती है तो ये देखा गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस लग रहा है वो थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है। बोलो है ना। और ब्लॉक स्लाइड कर गई। फिर मैंने फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स को 10 तक ले गया, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि ये 3.9 है। इसको मैं 15 ले गया, तब भी ये देख रहा हूँ कि 3.9 है। तो इससे मालूम चला कि अच्छा, जब ब्लॉक स्लाइड कर जाती है तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। यस या नो। यानी जब, ठीक है, क्लियर है क्या। और जब ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको देखा जाए तो हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और इसी को हम लोग फिलहाल तो हम लोग बोलने वाले हैं, इसको F मैक्स बोलने वाले हैं। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, यस या नो।
अब यहाँ उसके बाद जो है ब्लॉक स्लाइड कर गया तो इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसको हम किसके डिनोट करेंगे, एफ के से डिनोट करना चालू करेंगे। क्लियर है क्या यहाँ पर? तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, पहले नोटिस करिए कि अगर ब्लॉक रेस्ट में है, अगर कोई भी ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, नोटिस करिएगा, अगर ब्लॉक रेस्ट में है, ध्यान दीजिएगा, देखो ये कौन सी वैल्यू है, क्या है, स्टैटिक की मैक्सिमम, यस या नो, और ये सब कौन है, ये भी एफ की वैल्यू है, यस या नो, ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, बट ये कौन सी है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है। अगर आप देख रहे हैं ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो आप नोटिस कर रहे हैं कि एफ मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन, क्या हो रहा है बताओ, बोलो, क्लियर है कि नहीं रही पहले, और बोलो भाई ये सही है गलत लिखा है? अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो बताओ क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये गलत लिखा है सही लिखा है, ये गलत लिखा है भाई साहब, हाँ में हाँ नहीं मिलाया था, एफ इज लेस देन, आप ये देखिए ये ऐसे चल रहा है, बात समझ में क्या, देखिए ये जो है देखो, एफ स्मॉल एफ इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मैक्स, कब तक, जब तक ब्लॉक क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। दूसरी बात ये देख रहे हैं, अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगा, एफ के बराबर होगा। देखिए ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या है आपका, इक्वल है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नहीं है। अगर ब्लॉक स्लाइड कर गई, अगर ब्लॉक स्लाइड कर गई तो वो जो होता है क्या होता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। क्लियर है क्या? और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा जो है एफ मैक्स से क्या आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। क्लियर हुआ, याद आ रहा है बहुत पुरानी बात है। अब देखिए ध्यान से अच्छा एक बात और भी है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर हम बात करें, देखो ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, एफ अगर हम अच्छा ये हम बोलते हैं कि एफ मैक्स जो होता है इक्वल टू हम बोलते हैं म्यू एस इंटू एन होता है, बोलते हैं ना एफ मैक्स क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। क्लियर है क्या? अगर हम एफ मैक्स की बात करें, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें तो किस पे डिपेंड करता है, म्यू एस। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बोलो है। कभी आप ऐसे नहीं कर सकते कि एफ इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, मतलब आप इन एफ की बात नहीं करते। ये जो एफ मैक्स लिखा जाता है म्यू एस एन, तो ये एफ मैक्स इक्वल टू क्या लिखा जाता है, म्यू एस इंटू एन लिखा जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई, याद आ रहा है पूरी बात है? अब देखो यहाँ कर हम बात करें कि वो म्यू एस जो एफ मैक्स है वो म्यू एस पे डिपेंड करता है और एन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कोई सपोज करो कि दो ब्लॉक, जैसे दो सरफेस जो है उनके बीच में फ्रिक्शन, जो सरफेस जो है, दो सरफेस जो कांटेक्ट में है वो किस नेचर की है, कितना रफ वगैरह है आपस में, वो क्या होगा, वो म्यू एस की वैल्यू बता रहा होगा। एन कौन बता रहा होगा, नॉर्मल की वैल्यू बता रहा होगा। कितना एरिया कांटेक्ट में है, कितना एरिया कांटेक्ट में है, एफ मैक्स उस पर डिपेंड नहीं करता। ये बात समझ में आ गई क्या? तो एफ मैक्स कोई बोले कि भाई कांटेक्ट जो सरफेस है उसके एरिया पर डिपेंड करता है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता, उनके नेचर पर डिपेंड करता है और नॉर्मल पर डिपेंड करता है। क्लियर बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसको एफ के इक्वल टू क्या लिखा जाता है, म्यू के इंटू क्या होता है, एन होता है। अभी आपने देखा कि एफ के लेस देन क्या है, ये है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग म्यू के भी क्या होगा, म्यू एस से हमेशा क्या होगा, कम ही आएगा। याद आ रहा है पुरानी बात है पूरी? चलो इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? चलो क्लियर है क्या यहाँ पर? इसे लिखना है, बोलो हाँ। अब जो लिखूंगा उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। नहीं, अब जो लिखूंगा उसको लिखिएगा, इसको मत लिखिए, इसके बाद जो लिखूंगा कोई जरूरत है अपने को। इंदौर के लिए बहुत कुछ नया बताऊंगा। यहाँ पर अब हेड डालिएगा, अब डालिए हेडिंग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हेड डालिएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप नोटिस करिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, अगर आपको याद हो, अगर एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, देखिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टल पर रखी है, ध्यान प्लीज देखो, यहाँ पर दो बातें हो रही हैं। यहाँ पे मैं बातें करने जा रहा हूँ कि भैया एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बातें करने जा रहा हूँ, और इस वाले में अगर हम बात करें तो मैं बातें करने जा रहा हूँ एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दो बातें।
अगर हम बात करें, एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, कौन सा, ड्राइविंग, और ये इसके ऊपर जस्ट स्लाइड की कंडीशन में आ गई है, जस्ट स्लाइड। तो आपको मालूम चाहिए यहाँ पर एक फ्रिक्शन काम कर रहा हो जिसको आप क्या बोलते हैं, एफ मैक्स। ये उसके ऊपर लगा रहा होगा एफ मैक्स, ये इसके ऊपर जो है आपका नॉर्मल लगा रहा होगा, ये उसके ऊपर भी नॉर्मल लगा रहा होगा। तो नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखिए, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। ये जो है आपका, जिसको आप सिंपल F बोल दीजिए, तो यहाँ जो F है वो क्या है आपका, बोलो, वो बोलिए क्या होता, बोलाओ क्या लिख रहा हूँ। जो F है इसको FR लिखो, FR क्या होता है, अच्छा ये है रिजल्टेंट ऑफ, बोलो बेटा, रिजल्टेंट ऑफ, बोलो, कांटेक्ट फोर्सेस है, रिजल्टेंट ऑफ क्या बेटा, कांटेक्ट फोर्सेस है। और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच का जो एंगल होता है, सपोज करो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा बोल रहा हूँ, कुछ भी सिंपल होता है। तो यहाँ जो थीटा है वो देखा जाए तो एंगल बिटवीन एफ आर एंड व्हाट इज एफ आर, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉर्मल, यानी जो इनके बीच का जो एंगल होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं बेटो, बोलो बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं कहूँ कि tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा होगा दिस बाय दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो है ये कुछ और नहीं, ये कितना है, एफ मैक्स है। ये जो है आपका एफ मैक्स दिस बाय दिस मतलब n। और अभी आपने देखा जो एफ मैक्स होता है वो कितना होता है, म्यू एस इंटू एन, एन से एन कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा म्यू एस। यस या नो। यहाँ पर देखा जाए, कोई बोले व्हाट इज थीटा, तो आप कह सकते हैं tan इनवर्स म्यू एस बोल सकते हैं। अगर हम बात करें एंगल ऑफ रिपोज, सपोज करो कि कोई भी ब्लॉक किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, और आप जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हो, करते जाओ। एक ऐसा एंगल आए जिसके ऊपर ब्लॉक क्या जाए, जस्ट क्या हो जाए, स्लाइड ना हो, बिल्कुल स्लाइड होने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। फिलहाल इसको मैं डिनोट करने जा रहा हूँ किससे, फिलहाल फाई से। कोई भी एंगल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ये देखें, ये मास m है, तो आपको मालूम है कि ये कितना होगा, आपका mg होगा। बोलो क्लियर है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका, ये जो है आपका क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। अगर इस mg को आप रिजॉल्व करें तो ये कितना होगा बेटा, ये तो फाई ही होगा, तो ये mg cos फाई, और ये वाला आप देखें तो ये आ जाएगा mg sin फाई। ये स्लाइड होने कंडीशन में है, तो पीछे कौन काम कर रहा है इस समय, एफ मैक्स काम कर रहा है। इस समय जो ये mg sin थीटा है वो कुछ और नहीं है, वह एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स ही है। क्लियर है क्या। आप नोटिस करें इस समय ये स्लाइड तो नहीं हो रहा, स्लाइड होने कंडीशन में आ गया है। इसका मतलब ये है कि mg sin फाई लिखना पड़ेगा, ये फाई लिया ना अपन ने, फाई, mg sin फाई इक्वल टू क्या है आपका एफ मैक्स, और एफ मैक्स कुछ और नहीं होता, वो म्यू एस एफ मैक्स जो है, यहाँ पर जो एफ मैक्स होगा, बोलो वही क्या है, ड्राइविंग फोर्स के बराबर है। यहाँ पर जो एफ मैक्स वही ड्राइविंग फोर्स के बराबर लिख दिया हमने, ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स ही तो है। और एफ मैक्स जो है आपका होता है म्यू एस इंटू क्या है, एन। यहाँ पर देखा जाए तो ये mg sin फाई, ये म्यू एस एन, एन कुछ और नहीं है, mg cos फाई ही है बेटा। तो mg cos फाई, mg से mg कैंसिल हो गया, cos नीचे लाया, तो ये बन जाएगा tan फाई इक्वल टू म्यू एस। बट अभी हमने देखा कि जो म्यू एस होता है वो कुछ और नहीं है, वो tan थीटा के इक्वल है। तो आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं tan क्या है आपका, ये बोलो बेटा, थीटा, tan हटा दीजिए, यहाँ पर फाई इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि भैया जो ये एंगल ऑफ जो रिपोज होता है वो एक प्रकार से किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर ही होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए था। शॉर्ट में फटाक से लिख लें, शॉर्ट में बिल्कुल।
थोड़ा फास्ट। अब उसके बाद हमारा चालू होता है क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस। हो रहा? चलो बात करें, कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखिए, लिखेंगे स्पीड डबल कर लीजिए। हो गया? बाकी चीज़ें आपको जो याद आएंगी, पुरानी बातें, वो सब क्वेश्चन के थ्रू ही क्या होगा, याद आना चालू हो जाएंगी। हो गया क्या? एक पुरानी बात याद करिए थोड़ा सा, बहुत पुरानी बात, क्योंकि उस फॉर्मूले का हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे आने टाइम में, अगर आपको याद हो। एक क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखो सुनो, एक ब्लॉक रखा हुआ है M, यहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जब भी हम दिखाएंगे ऐसे करके दिखा देंगे, फ्रिक्शन अवेलेबल है, ठीक है बेटो। देखो एक क्वेश्चन ये आया कि इफ, बोलो, यहाँ का म्यू एस दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन ये है कि इफ ब्लॉक M जस्ट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस देन फाइंड, सुनो ध्यान से, पहली बात दो चीज़ पूछते हैं कि ये F जो है, F की मिनिमम वैल्यू का कैलकुलेट करिए और कितने एंगल पर इसको खींचा जा रहा है, ये देखो इंपॉर्टेंट है ये, इसका पूरा याद रखिएगा ना। इफ ब्लॉक M जस्ट स्लाइड, इफ ब्लॉक M जस्ट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस then find minimum value of capital F in external force, then find minimum value of capital F and theta, और थीटा की वैल्यू क्या है उस समय, एंड थीटा। इधर आइए, दो बेटो, तब देखो ध्यान से इसको, जो इसका आएगा कंक्लूजन करके आएगा, जो पूरा रट जाइएगा, है ना। अब सुनो, यहां पर देखें ध्यान से, तो ये है M मास का, इसको मान लीजिए F है ये, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा बताइए, F cos थीटा, ये वाला क्या होगा बेटा, F sin थीटा। नीचे क्या लग रहा है बेटा इस ब्लॉक के ऊपर, mg, और टेबल्स के ऊपर क्या लगा रहा है, नॉर्मल। पीछे की ओर क्या लग रहा होगा इसके ऊपर, F मैक्स की कंडीशन आ चुकी है, स्लाइड करवाना ही है। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ बेटो, सुनो ध्यान से, यहाँ पर कहानी को समझना प्लीज़ प्लीज़। क्या इस बात को मानते हैं आप कि n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए? क्या इस भी बात को मानते हैं कि n इक्वल टू, देखो बेटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा होना चाहिए? और ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड की कंडीशन में है, जस्ट स्लाइड नहीं हो रहा है, तो ये श्योर है कि एफ कॉस थीटा इक्वल टू आपका एफ मैक्स होना चाहिए। ये भी पक्का है कि एफ कॉस थीटा इक्वल टू ये जो है म्यू एस इंटू एन होना चाहिए, ठीक। तो एफ कॉस थीटा म्यू एस, व्हाट इज एन बेटे, व्हाट इज एन? एन अगर देखा जाए तो एम जी माइनस, बोलो बेटा, एफ साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? बस समझने की कोशिश करना, यहीं पर पूरा खेल है। मैंने करवाया था आपको मेन क्लास में, आप समझ लिए, बट ये याद रखना है आपको। अब सुनो, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं? 2। देखिए म्यू एस तो क्वेश्चन में दिया है,
वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। अब आप ऐसे खींच रहे हैं, यस, तो कंटिन्यू क्या चेंज हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग एफ क्या होगा आपका, चेंज होगा। आपको निकालना है कि एफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो, यानी कहीं ना कहीं आप अपना क्या करोगे, इसको चेंज कर रहे होंगे, आपको बार बार चेक कर रहे हो कहाँ पे मिनिमम आएगा। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक एफ वेरिएबल है और एक कौन है बताइए आपका, एक कौन है, एक थीटा वेरिएबल है। पहले पड़ी बात। तो इसको करेंगे क्या, अब सुनो ध्यान से, सुनो, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ की मिनिमम वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बेटो ध्यान दो, ध्यान दो इस चीज के ऊपर प्लीज बेटा, समझो। यहां मैंने क्या किया, एफ कॉस थीटा, देखो बेटा म्यू एस एम जी, देखो म्यू एस एम जी, म्यू एस एम जी यह जाएगा, वो ट्रांसफर कर लिया तो प्लस हो जाएगा म्यू एस एफ साइन थीटा और ये आ जाएगा म्यू एस एम जी। सॉल्व करने का टेक्निक पकड़िए बेटा, है ना, आप ऊपर याद रखिएगा उसको। तो एफ ये बताइए क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या एफ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कॉस थीटा म्यू एस साइन थीटा, ये आ गया म्यू एस एम जी। ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन में, हो गया क्या, देखो अब खेल को समझो, मैं इसके आगे नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ ले जाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो सुनो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हमने एक बार बताया था कि जब भी मैक्सिमा या मिनिमा आए तो वहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करने की बात करते हैं। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, क्या करने जा रहा हूँ बेटा, थीटा करने जा रहा हूँ, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ। क्या लग जाएगा, f1 इंटू f2, क्या सिखाया था, पहले को छोड़ दो, पहले को छोड़ के दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, याद आ रहा है कुछ थोड़ा सा। कॉस थीटा म्यू एस क्या बेटा, साइन थीटा प्लस, बोलो क्या आएगा, प्लस 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 प्लस, पहले को छोड़ दो दूसरे को छोड़ दो, क्या है यह, कॉस थीटा प्लस बोलो म्यू एस साइन थीटा, इसको छोड़ दिया, बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए यहाँ पर। या अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो ये आ जाएगा डी एफ बाई क्या आ जाएगा, डी थीटा। इक्वल टू देखा है तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भाई डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो पहले को छोड़ दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, देखो वहाँ पर डी बाई डी थीटा लगा दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस इसको छोड़ देंगे, अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो देखिए इसको छोड़ दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। अब सुनो ध्यान से बेटे, ध्यान सुनो, ये एफ हुआ, इसको करोगे डिफ्रेंशिएट, कॉस को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन प्लस म्यू एस, साइन को डिफ्रेंशिएट करो क्या हो जाएगा, कॉस। बोलो क्लियर है, मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, तो बेटा कॉस थीटा प्लस ऑफ म्यू एस साइन थीटा, कंक्लूजन याद रखिएगा, डी एफ बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो। कुछ याद करो, हम बात करते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ, बोलो एफ क्या बताया था, जिसको डिफ्रेंशिएट किया उसको क्या पुट कर दो, जीरो, तो डी एफ बाई डी थीटा क्या पुट कर देंगे बेटा, जीरो पुट कर देंगे। क्लियर है क्या, अब जो ही इसको जीरो पुट करो बेटा, यहाँ जीरो पुट करोगे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, यही बचेगा मात्र। बोलो क्या, पहले पढ़ा क्या था पहले, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बताओ, ये तो पूरा जीरो हो गया, ये तो जीरो है ही, यहाँ क्या बचा था, क्या बचेगा यहाँ एफ, और मुझे लगता है ये बचेगा म्यू एस कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो। भाई ये पूरा जीरो हो गया, खत्म। ये एफ कहाँ चला जा भेज सकते हैं, इसके नीचे भेज सकते हैं इसको, तो ये क्या बचेगा बताइए, म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ से इसको नीचे ले आइए, तो ये मेरे हिसाब से टैन थीटा इक्वल टू म्यू एस। रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, कितना एंगल होना चाहिए, ठीक है, एकदम डायरेक्ट मारेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मिल गया आपको, ये मिल गया, टैन थीटा की वैल्यू मिल गई, नहीं मिली, तो ये क्या मिला है, इतने एंगल पर कितना एंगल बताओ, टैन इनवर्स म्यू एस। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताया पहले, यहाँ पर इधर आओ, रुको बेटा, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमें एंगल के साथ साथ क्या निकालना था, एफ की मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, उसको देखो यहाँ, देखो सुनो, मैं से सही कर रहा हूँ, देखो, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया बताओ, अच्छा म्यू एस एम जी होल अपॉन, बोलो क्या आएगा, कॉस थीटा म्यू एस, बोलो बेटा क्या है, साइन थीटा। थोड़ी सी मैथ्स लगाना सीखो, क्या इसको बाई वन लिख सकते हो, यस। तो यहाँ पर अगर ट्रायंगल देखो तो ये कितना हो गया बेटा, थीटा, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेटा,
बेस तो परपेंडिकुलर के नाम पर हो गया म्यू एस, बेस के नाम पर ये, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से, देखो तो ये एफ अगर आपने यहाँ मिनिमम लिखा देखो क्या आ जाएगा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू से अकॉर्डिंग क्या आएगा, 1 बाई अंडर रूट में, देखो 1 बाई अंडर रूट, बोलो क्या आ जाएगा, 1 प्लस बोलो म्यू एस स्क्वायर प्लस क्या है बेटा म्यू एस साइन थीटा, क्या जाएगा दिस बाई दिस, यानी यहाँ पर क्या जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा म्यू एस अपॉन, बोलो क्या आएगा बेटा 1 अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। अब देखो ये दोनों में कॉमन है, कॉमन है कहाँ भेज दो उसको, ऊपर, नहीं आ रहा है। अब बताओ ऊपर भेजते ही क्या आ जाएगा बताइए, एफ मिनिमम, ऊपर कौन बताइए कौन है, म्यू एस तो है ही नहीं है क्या, बताओ म्यू एस एम जी जगह नहीं है मेरे पास, तो कहाँ भेजूँ मैं इसको, यहाँ भेज दो यहाँ, देखिएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा तब, यहाँ पर यहाँ भेज रहा हूँ, जगह नहीं है भाई, एफ मिनिमम इसी पे आना चाहिए इसको। देखो ये तो म्यू एस एम जी हो गया, ये कहाँ पहुँचेगा ऊपर, दो बेटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, देखो बेटा यहाँ क्या है, देखो 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर। अब थोड़ा मैथ्स लगाओ तो थोड़ी सा डायरेक्ट, आप ये पढ़ते हो ना, अगर 2 बाई रूट 2 होते तो रूट 2 लिख सकते रेसलाइज करके। ये देखो ये चीज़ वहाँ है वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये चीज़ कहाँ चली आएगी, फिर नीचे चली आएगी। यानी देखा जाए तो एफ मिनिमम की वैल्यू क्या आई, म्यू एस एम जी होल अपॉन 1 प्लस, कोशिश करें कि याद रहे बेटा, प्लीज़ कोशिश करें कि याद रहे, कोशिश करें कि याद रहे। यानी इतना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा उस एंगल पर। कोशिश करें कि ये चीज़ याद रहे आपको एकदम डायरेक्ट। हम लोग अब 1 बाई 1 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करना चालू कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। इस पर ना डायरेक्ट फॉर्मूले पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको आए वो मिल जाएंगे। पूरा रामायण याद नहीं करना, सिर्फ उसका आखिरी का रिजल्ट याद रखना है। हो गया, चल पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, यस हो गया, श्योर है। चलो अब ये याद रखिएगा, बाकी तो ठीक है, तब क्वेश्चन आ जाएंगे। अब सुनिएगा, इस चाय ख़त्म ही कर दो, नहीं तो फिर वो लालच बनी रहेगी। मीठा कम है ना, अच्छा लगता है।
दौड़ा निकल के बहुत मीठी चाय पिला देते हैं, और मिठाई ज़्यादा खाता नहीं इससे, अब पहले खाता था छोड़ दिया। आओ एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सोच कर, हवा में चलिएगा, है ना। आओ क्वेश्चन ये है बेटे कि सुनो कि एयर है, एयर अवेलेबल है, तो एयर का रेजिस्टेंस भी आएगा। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, उसको ऊपर की ओर फेंका गया, वो गई, हाइट तक गई, जाने का टाइम कितना है, t1 है। सीधी सी बात, जहां तक गई अगर h हाइट तक गई है तो h हाइट से क्या होगा, लौट के आएगी, बोलो हाँ है ना, आना चालू होगी। और आने का टाइम कौन है, t2 है, ग्राउंड तक आने का टाइम t2 है। ज़्यादा कौन है, एक बॉल को थ्रो किया गया, एयर रेजिस्टेंस है, जाने का टाइम t1 और आने का टाइम t2 है, तो ज़्यादा कौन है। दो ऑप्शन दूंगा मैं, t1 ग्रेटर दैन t2, t2 ग्रेटर दैन t1 सब दूंगा मैं, कौन सही है। t1 ज़्यादा है, t2 कम है। अब मुझे नहीं मालूम, आप अपना दे दीजिए। अब आते हैं कि कैसे प्रूफ करा जाता है इसको, ठीक है। देखो अगर मैं r सपोज कर लूँ, r अगर मैं ये कह लूँ कि जो r है वो एयर रेजिस्टेंस है, और एयर रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या होता है, अपोजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये आप ऊपर की ओर जाने की बात करते हैं तो नीचे कौन लग रहा होगा, mg तो लग ही रहा होगा। अब ऊपर जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ क्या है बेटा, मोशन। तो पक्का है कि एयर रेजिस्टेंस कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, मोशन का अपोजिट। जब ये आप ऊपर से नीचे की ओर आना चालू होंगे, सोचिए ऊपर से नीचे की ओर, ये तो ये क्या है, बोलो क्या है, ये तो 100% mg लग रहा है। नीचे आ रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस पक्का कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। एग्री। आप यहाँ पर अगर देखें तो r और mg दोनों मोशन के अपोजिट लग रहे हैं, इन दो के दोनों मिलकर आप प्रोवाइड कर रहे होंगे, उसको रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। अरे बोलो यार, तो यहाँ पर जो रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, मैं f बोलता कितने का, तो वो आ रहा होगा r प्लस mg का लग रहा होगा, रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डेशन का सिर्फ सब यूज करें तो उसके लिए हमने मान लिया a इक्वल टू, तो पक्का है कि वो f बाई क्या होगा, m होगा, बोलो है ना। तो ये कितना आ जाएगा, r प्लस एम जी बाई एम, तो a इक्वल टू आ जाएगा r बाई एम प्लस ऑफ g। एग्री। बस समझते जाइएगा, तो खिसका के पास उसको देखो, इसमें क्या होगा, इसमें पक्का नीचे आ रहा है, यस या नो, मतलब पक्का है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये f क्या है, f डैश कर लीजिए, क्या है ये, रिटार्डेशन है, नहीं, ये एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि mg माइनस r है, r नीचे रहा है, तो भले देखो अगर ये r नहीं होता तो उस केस में mg खींच के ला रहा होता, यस, और mg लग रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, अब भी इंक्रीज हो रही है, बट थोड़ी सी कम स्पीड से इंक्रीज हो रही है, मतलब कम एक्सेलरेशन से इंक्रीज हो रही है। तो ये एक प्रकार क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है, बट ये तो 100% क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है, और ये रिटार्डेशन है, और ये एक प्रकार का एक्सेलरेशन है। यहाँ पर इसको अगर मैं a डैश बोल दूँ तो ये आना चाहिए f डैश बाई m, तो ये a डैश ये हो जाएगा mg माइनस r बाई m, तो ये a डैश जो है g माइनस r बाई m टाइप का होगा। कहानी पकड़ में आई, नहीं आई, श्योर है। आप सुनिए ध्यान से, इसको आपने कितने से फेंका, u से, 100% टॉप पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक। तो क्या इस बात को मानते हैं कि v इक्वल टू, अगर u प्लस AT सोचें तो v इसमें क्या होगा, 0, u होगा, ये जो भी वैल्यू रखी जाएगी इसमें रखी जाएगी, माइनस में रखी जाएगी, बोलो हाँ है ना, मैं भी रखूँगा, है ना। तो AT1 को जगह छोड़ रहा हूँ, कितनी हाइट तक गया, h हाइट तक, h का फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला, u मतलब u, t मतलब t1, क्या आएगा माइनस, ये क्या आएगा हाफ,
हाफ ए, वॉट जी नहीं आएगा, ये रेजिस्टेंस है ए, और ये आ जाएगा T1 स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए यहाँ पर, नहीं पल्ले पड़ा, ये बात समझ में आई कि नहीं, बताइए मुझे। एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से एक बात बोलता हूँ, सोचिए U इक्वल टू क्या होगा, 80 पुट कर दो, तो यहाँ पर AT1 फिर ये T1 माइनस ऑफ हाफ AT1 स्क्वायर, तो ये H इक्वल टू क्या आ गया, AT1 स्क्वायर माइनस हाफ AT1, 2 इधर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2AT1 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर, पहले पढ़ा मैं स्टेप ले लिया हूँ, बाई क्या हो जाएगा 2, क्या मानते हैं कि H इक्वल टू आएगा हाफ AT1 स्क्वायर, एक डाल देंगे अभी। इसमें अगर हम बात करें इस वाले में, भैया आया तो H ही ना, आया तो H ही नीचे, तो H इक्वल टू, बट इसका जो U होगा वो ये वाला U होगा कि ऐसे में, भाई ड्रॉप हुआ तो U तो इनिशियली 0 हो जाएगा, 0 इंटू क्या होगा T2, आने का टाइम कितना है T2, प्लस ही रहेगा इस बार क्योंकि वह प्रकार का एक्सेलरेशन है, और ये जो है एक प्रकार का T2 स्क्वायर ही होना चाहिए हाफ के साथ, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 स्क्वायर बाई 2। कंसेप्ट पकड़ में आया कि ना, आंसर ठीक हमने सही दिया है, ठीक है, बट थोड़ा सा लॉजिक पे आ जाए, है ना, अब तो बेस्ट है हमारे लिए होगा। अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं, इसको मैं सेकंड बोल दूं, क्या दोनों एस सेम ही है, बिल्कुल सही, इक्वेट कर सकता हूँ, यस, तो इसका मतलब ये है कि आपका जवाब ये आएगा कि एक काम करिए आप, ये डैश है नहीं, तो ए डैश है नहीं, तो सेकंड वाला डैश है, ये इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा ए डैश, बोलो बेटा T2 स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डैश बाई ए, व्हाट इज ए डैश, व्हाट इज ए डैश, G माइनस आर बाई एम, G प्लस आर बाई एम, ये पक्का है, अगर इसको देखा जाए तो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, अगर मैं 1/2 करूँ, कम को ज़्यादा डिवाइड मारूँ तो पक्का लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा, ये पक्का है कि क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, इसके लेस देन 1 आने का मतलब हुआ कि T1 बाई T2 भी क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। अब बताइए जाने का टाइम T1 लेस, जाने का टाइम कम, आने का टाइम ज़्यादा, उल्टा हो गया, पहले पढ़ा कि नहीं बताइए, हो गया नहीं, पहले पढ़ा, बताइए तब क्या सीखा आप, एक थ्रो को फेंको, तो जाने में टाइम कम लगता है, आने में टाइम, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, सही है, कॉपी करो जल्दी करो, उसका आंसर आपने उल्टा दिया था क्या, अक्सर लोग वही देते हैं, मालूम दिमाग क्या आता है कि नीचे से फेंका, बड़ी स्पीड पकड़ के फेंका होगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन ये आया हमारा, एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस तब तो जाने का टाइम आने का टाइम सेम ही होता है, जो कि हम आइडियल कंडीशन पढ़ते हैं, वो हम कब पढ़ते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं, ठीक है, अब हम सीख चुके हैं, अब रिवीजन में आ गए हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो नए नए कंसेप्ट लेकर आएंगे अपन, अब बस लिखने की स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा,
पूछते हैं टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, कौन तय होगा, टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट? टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, ग्रेटर देन क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, ये लिख लीजिएगा कौन ग्रेटर है, टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। हो गया, समझ आ गया, अब गलती नहीं करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में और देखिए, सही है ना? नीचे स्टेटमेंट डालते जाइए बेटा आप, टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, जरूर लिखिएगा। हो गया, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा बेटा देखिएगा इसी में, अरे ये क्यों मिटा दिया यार, चलो मिटा ही देते हैं पूरा। अच्छा सेम क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसे पूछा उसने, बोलो। उन्होंने ये कहा कि यार मैंने फेंका जरूर, हुआ क्या कि ये देखिएगा, यहाँ से थ्रो किया, जाते वक्त गया यू वेलोसिटी से, और आते वक्त जब ये टकराया तो बी से टकराया। ज़्यादा कौन है, यू या बी? एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, गया यू से, फेंका यू, एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, और आया कितने से, वी से, एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो आप ये बताइए ज़्यादा कौन है? चलो देखते हैं, क्या इस बात को मानते हैं? चलो कोई बात नहीं, कि जितनी हाइट जाएगा उतनी ही हाइट से आएगा, इस बात को तो मानते ही होंगे। ठीक है, जब ये जा रहा था तो कितने का रिटार्डेशन आता है, जी प्लस आर बाई एम। जब ये नीचे आ रहा होता है तो कितने का एक्सेलरेशन आ रहा होता है, जी माइनस आर बाई एम। इस बात को तो मानते ही हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखें, इसको ज़ीरो कर लें तो एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ज़ीरो यू स्क्वायर 2a में रख दूंगा भी, ये एस के नाम पे तो h ही आएगा, और कुछ यस यहाँ माइनस साइन रहेगा। इसके अकॉर्डिंग यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2ah। यहाँ से जब ड्रॉप किया गया तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो ही होगी, बोलो है ना, क्लियर है क्या? नीचे आ रहा है, फिर वो लगाओगे वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर ही रहेगा, यू स्क्वायर के नाम पर इसमें क्या आएगा, जीरो आएगा, प्लस ही रहेगा 2a डैश और h रहेगा। सही है क्या? ये क्या आया बताइए, वी स्क्वायर इक्वल टू 2a डैश h। अगर मैं यहाँ से वी स्क्वायर कुछ भी अपॉन कर दीजिए, यू स्क्वायर ऐसा कुछ कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a डैश h अपॉन 2ah टाइप का आ जाना चाहिए, कट गया। तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर क्या आया, a डैश बाई a। व्हाट इज a डैश? a डैश तो है ना, ये है, हाँ
जी माइनस आर बाई एम, और ये वाला क्या है जी प्लस आर बाई एम, पक्का है लेस देन क्या है 1 है। ये लेस देन 1 मतलब क्या हो गया कि v बाई यू भी लेस देन 1 होगा। क्या सीखा इस बार? क्या हुआ जब हाथ में आएगा तो क्या होगा, थोड़ी कम वेलोसिटी से आएगा। नहीं आया, चालू हो जाए। इस बार सही था क्या? इस बार सही लगा? अच्छा ठीक है। अच्छा सोचिए ये कंसेप्ट कहाँ लगता है? आप जानते हैं जब बरसात होती है पानी की बूंदें गिरती हैं, क्या लगता है इतनी इतनी छोटी छोटी बूंदें होती है क्या? वो ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, वो तो एयर रेजिस्टेंस रहता है ना। वो बार बार क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, टूटती रहती हैं बार बार, और कहाँ आती हैं, टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुँच जाती हैं अपनी। मालूम चला कि इतना पतला पतला बूंद ना सर फाड़ दे। देखा नहीं आपने मार्बल्स वगैरह पूरा पानी के उससे काटते हैं पूरा का पूरा, तब मालूम लगा पानी गिरा, आदमी जो है दो टुकड़ों में बटा हुआ है। हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिएगा। मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से पर ले रहे हैं ना, वो ब्लॉक स्लाइड करता हो तो भाई करीब पहले भी कर चुके हैं, एक बार और करेंगे तो ये याद हो जाएगा। बस थोड़े नए नए क्वेश्चन तो करते रहें ताकि इंटरेस्ट मेंटेन रहे। हो गया बेटा? समझ में आ गया? तो ये भी क्लियर है इस बार, है ना। इसी पर एक क्वेश्चन है आपके मेरे पास, इसे मिटाने की आवश्यकता नहीं थी इसको। चलो, एक बॉल है, एयर रेजिस्टेंस है, इसको फेंका मैंने कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, और जब ये दोबारा मेरे हाथ में आया तो थोड़ा कम से आया, कम से आएगा ही, आया कितने से, 8 मीटर पर सेकेंड से। गया कितने से था? आता हमेशा कम से ही है, देख लो। तो ये बताइए, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। 10 से फेंका, 10 से थ्रो किया, हाथ में कितने से आया, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। क्लियर है क्या? मास दोनों भाषा में क्या नहीं आया? चाहे तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन है कि नहीं वाला है, ऐसा लिखो। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ बस। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, with speed 10 meter per second, हो गया, and it returns to the ground, and it returns to the ground, and it returns to the ground with speed 8 meter per second, with speed 8 meter per second. Then find maximum height attained by the ball. Then find maximum height attained by the ball. Maximum height attained by the ball. बताइए, दिया 2 मिनट आपको करने का टाइम। ऊपर वाला आंसर लगा दीजिए, वो जस्ट ऊपर वाला, इसके जो भी कंसेप्ट सिखाया वही लगा दीजिए। जो कॉन्सेप्ट लगाया बताया है अभी वो लगा दीजिए।
आ गया? ये देखो, ये बताओ इसके लिए पहले वाले कैसे बेटा, बोलो रेडिएशन कितने का होगा, बोलो बड़क से, g प्लस आर बाई एम का होगा। इसमें एक्सेलरेशन कितने का होगा सेकंड वाले केस में, नीचे आते वक्त बोलो कितना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला। v के नाम पे कितना आएगा 0 टॉप तक जाने का, u के नाम पर 10 माइनस 2, a का a ही रहेगा, h का h ही रहेगा। 2ah कितना आ गया 100, यानी ah कितना एक प्रकार का 50। ऐसा ही कुछ करते हैं, इसमें क्या हुआ नीचे आ रहा है, यहाँ पर कितना था 0, तो फाइनल ये क्या कहलाएगा, ये फाइनल कहलाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, नीचे आ रहा है क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, 2a डैश h हो जाएगा 64 32, तो a डैश h कितना आया 32, ये हो गया सेकंड कर दो फर्स्ट, दोनों को डिवाइड मार दो। अगर दोनों डिवाइड मारते हो तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दो, तो यह AH बाई A डैश H तुम्हारा कितना आ रहा है 50/32 टाइप का आएगा, S से H फिलहाल कैंसर नहीं आया क्या, नहीं आया, यहाँ कुछ कट रहा है क्या, यस 25 अपन कितना है 16 आया, क्या आया बताओ, A कितना है, ये 13, बोलो कितना है, बोलो बेटा यह देखो पहले g प्लस ये है, और ये कितना है a डैश कितना है g माइनस ये। बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही है, ट्रिक पकड़ो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का। 20 ये बोलो क्लियर है, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तुम्हारी मर्जी पर। a कितना है 10, चाहो रख दो कोई दिक्कत थोड़ी है, 10 प्लस क्या है r बाई एम, एक क्रॉस हो क्या आ रहा है कितना हो जाएगा 16, इक्वल टू क्या होगा ये 10 है, 10 माइनस आर बाई एम कितना आया 25, 160 प्लस 16 आर एम, आर बाई एम, ये कितना आया 250 माइनस 250 आर एम, ये इस तरफ कितना आ जाएगा 25 कितना 41, यस 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 41 ये, और उस तरफ जा रहा है कितना हो जाएगा माइनस में होगा 90 है क्या, ये उस तरफ जाएगा 90 आएगा शायद मेरे हिसाब से 90, बोलो क्लियर है कि नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो r बाई एम आया कितना 90/41। आपको क्या निकालना था, आपको क्या निकालना है, h निकालना है ना, किसी को पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ लो। ये देखो AH इक्वल टू कितना है भाई साहब 50, h इक्वल टू क्या हुआ भाई साहब 50/a, ए रहा तुम्हारा 50, a कितना है भाई साहब है क्या g प्लस क्या है r बाई एम है, आ दो क्या आंसर, बोलो कितना 50 अपॉन g कितना है 10, व्हाट इज r बाई एम कितना बताओ, बोलो भाई 90/41, ये इधर ऊपर तो h कितना आ गया 50 इंटू 41 410 90 500, एक ज़ीरो गया 10 बचेगा 4.1 आंसर। नहीं आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन ठीक है, चालू हो जाइए। उसी का भाई था, बस हल्का सा लेफ्ट राइट करना था। सोचिए कि अगर मैं इसका मास दे दूं, बेटो ब्लॉक का मास दे दूं तो एयर रेजिस्टेंस निकाल लोगे। क्या जाने और आने का टाइम भी निकाल लोगे, यस h इक्वल टू इस वाले में निकाल लोगे, हाफ a t1 स्क्वायर आया था, हाफ a t1 स्क्वायर निकाल लोगे ना, या उससे निकालो तो v इक्वल टू यू प्लस at से v0 u10 दिया है, a के नाम पर इधर आ रखा देना, उसमें मास देना पड़ेगा उसको।
हो गया। नेक्स्ट देखें बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट सोचो, अच्छा लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, प्लीज लिखें। फटाफट स्पीड पकड़े बेटा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड and if air resistance is, a ball is thrown vertically upward, if air resistance is if air resistance is half of weight of the ball, if air resistance is half of weight of the ball, find the ratio of time of ascent to time of descent. Find the ratio of time of ascent to time of descent. सोचो 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 सोचो। जल्दी करो। आर जो है अपना एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है, बता चुका हूँ अभी। करिए फटाफट, करिए 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 करते रहिए। रिटार्डेशन कितना लग रहा होगा इसके अंदर, ये बता चुका हूँ। ये उसने बोला है कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो हाफ है वेट का, यानी आर दिया हुआ है इनडायरेक्टली mg/2 का दिया हुआ है। यहाँ पर ये mg/2 लिख दीजिए, कट गया, g + g/2 3g/2। आते वक्त जो है ये जो एक्सलरेशन है वो है mg - r/m। ये mg माइनस जो r है वो दिया हुआ है mg/2, ये आ गया g/2। अभी आपने कुछ समय पहले देखा था h टाइम जाने का t1 था, तो h क्या आया था, याद आया, डायरेक्ट आया था हाफ, पहले क्वेश्चन में ही आज के है ना, हाफ a t1² आया था, याद आया। दूसरे में आने वाले में जो h था हाफ a डैश है, a डैश क्या था बेटा, t2², याद है आपको। यहाँ पर दोनों h इक्वल कर दीजिए, तो हाफ a t1², एसेंट का टाइम है t1, याद आ रहा है ना, पहला क्वेश्चन ही a डैश
T2 स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया। अपने को निकालना था T1/T2, ये होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A'/A। व्हाट इज A'? G/2 और A 3G/, ये जो है 3G/2। बेटे 2 से 2 कैंसर, G से G कैंसर, कितना आया 1/3। तो ये जो है T1/T2 पूछ रहा है, तो आंसर इज योर 1/√3। कहीं मिस्टेक तो नहीं है? मैच कर लूँ आंसर? यार वैल्यू चेंज थी यार, मैं वैल्यू बार बार चेंज कर दे रहा हूँ। सही है वाली वैल्यू। बोलो समझ में आया क्या बेटे? समझ में आ गया? पक्का? नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन अलग दिख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। चेंज करना बहुत ज़रूरी है, चेंज करना ही बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन लिखेगा, बोलो लिखो 2 balls A and B, 2 balls A and B ब्रैकेट में लिख लीजिएगा MA इज ग्रेटर देन MB, MA इज ग्रेटर देन MB। उसने क्वेश्चन में 2mm नहीं दिया है, बस उसने लिखा है MA इज ग्रेटर देन MB। वो तो मैंने बता दिया कि हाँ ठीक है। आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम स्पीड, आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम स्पीड, आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम स्पीड। विच बॉल A और B, which ball A or B, capital A or capital B, will attain greater height, will attain greater height, will attain greater height। कौन ज़्यादा हाइट तक जाएगा? ठीक है, वो मैंने जानबूझ समझाने के लिए 2m और m कर दिया है। ठीक है, करिए। दोनों को यू से ही फेंका जा रहा, दोनों को सेम स्पीड से फेंका जा रहा है। अब बताइए, बैठ जाओ। ये मान लो यहाँ तक गया, कितनी हाइट तक? HA हाइट तक कर लो इसको। ये गया बेटा, दो बेटा, ये गया कितनी हाइट तक बेटे? HB हाइट तक। ये तो निकालनी है। अब मुझे से एक बात बताओ, जब ये ऊपर जा रहा है तो सीधी सी बात है, जो A कितना होगा? आई थिंक वो G + R/m ही होता है। तो यहाँ m के नाम पर क्या आ जाएगा? 2m इसमें आएगा। इस वाले की बात करें, इसको A1 कर लेते हैं, है ना? चलेगा? A1 वाला कर लेते हैं। इसमें क्या है या A2 टाइप का, इसमें क्या आएगा? G + R। साइज सेम है, ना साइज सेम है दोनों का साइज क्या है? सेम है। बोलो क्या होगा? R/m होगा ना, MB। अच्छा मेरी बात सुनो बेटे सुनो, ये जो एयर रेजिस्टेंस है ये कौन लगाता है? सुनो ध्यान से, एयर रेजिस्टेंस कौन लगाता है अगर देखा जाए तो? भाई जो वहाँ से एयर रेजिस्टेंस यहाँ लगा, साइज जाना दोनों का सेम लिया हमने, ये नहीं छोटी बड़ी है, साइज सेम लिया है, तो एयर लगा रही है ना? बोलो हाँ है ना? ठीक है ना? आप समझो, ये बताओ इसमें H कितना आता है फॉर्मूला बताओ, और ये बताया था कौन सा लगाओगे? अपने को हाइट निकालना है, तो टाइम तो नहीं निकालना है ना। अपन एक काम करते वाला यूज़ करें, बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट रहेगा।
देखिए टॉप पे दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, फेंका दोनों को u से ही रहा, -2, ये क्या जाएगा a1 और ये क्या हो जाएगा इसका h1 करो, इसको a मत करो h1 कर दो। बोलो क्लियर है क्या? बताओ क्या जाएगा 2a1 h1 इक्वल टू क्या आएगा इसका u²। उसी प्रकार इसका क्या जाएगा 2a2 h2 इक्वल टू, इसको है ना इसको h2 कर देंगे, h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा u²। सही बोला? अब बताइए कंपेयरिंग कर, दोनों कंपेयर करो, बोलो क्या जाएगा, दोनों का u सेम कर दो, 2a1 h1 इक्वल टू 2a2 h2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपको तो h1 h2 कंपेयर करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटे h1 बाई अगर h2 लिखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a2 बाई a1। व्हाट इज a2? a2 उधर रहा, g प्लस r बाई m बेटे, और ये क्या है g प्लस r बाई 2m। अब मुझे एक बात बताओ बेटो, सुनो यार बेटा सुनो, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि r बाई m और r बाई 2m कंपेयर करो कौन ज़्यादा है, आई थिंक r बाई m ज़्यादा है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। दोनों में क्या ऐड कर दो, g और g ऐड कर दो, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उधर क्या ये लिखा हुआ है ना, ये बताओ, तो g प्लस r बाई m अगर नीचे ले आए, इसको नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा बेटो g प्लस r बाई 2m ग्रेटर देन 1। यानी इसका मतलब यह है कि पूरी वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 1 है। यानी इसका मतलब h1 बाई h2 ग्रेटर देन 1। क्या सीखा? जो हैवी है वो ज़्यादा हाइट तक जा रही है। पहले पड़ी बात क्या? अच्छा यहाँ दिमाग लगाया था ना, उल्टा हो गया था, ठीक है, तो बचे रहिएगा। मैंने कहा ना कि अब जो रिवीजन के अंदर वो नहीं होता कि हम उनको रिपीट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ऐसे कि जो भाई हमारा कंसेप्ट क्या करे क्लियर करे, हमारी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो। हम इसीलिए रिवीजन पूरा अलग कर दिया हमने पूरा। सब नई चीज़ें रहेंगी एकदम, बिल्कुल नई नई चीज़ें, ठीक है, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट एकदम मस्त क्लियर है। क्लास कब तक है? 4:30 तक है क्या? 4 तक ही है, आज 4 तक ही पढ़े, कल बढ़ाएंगे, है ना, आज फर्स्ट डे है ना। ऐसे बड़ा अजीब टाइप का लग रहा हो कितने घंटे बैठना है, होता है ऐसा। मैं तो एक कैपेसिटर पढ़ाऊँ, कभी रिकॉर्ड करूँगा। कुछ क्वेश्चन बचे मेरे, हो है क्या? यस, चलो अगला क्वेश्चन लिखो तब। हो बेटा, चलो क्या यहाँ तक क्लियर हो गया क्या आपको? क्या आप थोड़े से एयर रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? आप तो कंफ्यूज नहीं होगे, थोड़ा रिलैक्स होकर करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो, अब मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बस आप आंसर देते ले आइएगा। ये ब्लॉक M है, यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है FD। FD की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है, मतलब कुछ ना कुछ लगाया जा रहा है। क्लियर है क्या? ये रेस्ट में है, यानी FD लगाने के बाद भी क्या है, यह रेस्ट में है। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ अ ब्लॉक, देखो, if a block is in rest, if a block is in rest on a rough horizontal surface
on rough horizontal surface in presence of driving force, then what will be angle between हो गया, एंगल बिटवीन, ध्यान सुनिएगा, ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स और क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। एंगल बिटवीन ग्राफ है, कौन सा, एफ डी ग्राफ, द एफ डी एंड एफ ग्राफ, क्या बोलूँ मैं इसको, ऐसे समझो क्या होता है, देखो ऐसे बोल रहा हूँ मैं आपको। क्या अभी आपने देखा था ये एफ था, जो बोलना चाहता हूँ, देखो ये क्या था आपका, एफ डी था, आपको बताया था अभी स्टार्टिंग ऐसी क्लास में, ये 0 0 है, ये अगर 1 होगा तो ये भी कितना होगा, 1 होगा, यस या नो। और ये पहुँचते पहुँचते कहाँ तक गया था, कुछ वैल्यू तक गया था, 4 तक समझाया था मैंने आपको, 4 तक गया मान लो, जरूरी 4 ही बोले आप, ये 4 है, ये ऐसे, ये इस ग्राफ का नाम क्या होगा, ये एफ है और ये पहले वाई बोला करो, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन, और फिर क्या है, एफ, तो क्या है, क्या कहलाएगा, ग्राफ बिटवीन, क्या है यह, फ्रिक्शन, एफ फ्रिक्शन फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स, ये हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये एंगल, ये कौन सा है, ये एंगल निकालना है, कितना होगा, 45 डिग्री, इसलिए पूछा था मैंने। देखो इधर, ये बताओ, ये एंगल है, बताओ, नोटिस करो, tan थीटा निकालो, इस वाले ट्रायंगल से निकालो, ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 1 है, यहाँ हो गए तो, अगर यहाँ हो गए तो 4 और 4, यानी 1/1, 2/2, 3/3 रहेगा, यानी एक प्रकार से 1 ही आएगा हमेशा। और tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री, यानी थीटा कितना होता है भाई साहब, 45 डिग्री, खत्म, याद आया, यस। तो ये मैं ग्राफ पूछा, देखो अब बताओ, अच्छा आज आपको मालूम है जब ब्लॉक क्या करता है, स्लाइड कर जाता है तो क्या सिखाते हैं, हल्का से नीचे कर देते हैं, बोलो हाँ है ना, फिर क्या होता है, या बिल्कुल ये ड्राइविंग बढ़ता जाएगा बट फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ये किसको डिनोट कर रहा है, यह एफ के को डिनोट कर रहा है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, एफ मैक्स को डिनोट कर रहा है। तो एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। एक क्वेश्चन बना दिया, इस बार खेल कर रहे हैं पर रिवीजन में एनसीईआरटी की लाइन में ध्यान दे रहे हैं कि लाइन पर ध्यान दे रहे हो, कौन सा क्वेश्चन से कहाँ के लाइन में क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, बोलो बात समझ में आएगा। तो मैं कह लीजिए फाइंड एंगल बिटवीन, बोलो एंगल बिटवीन क्या है, बोलो एफ डी ग्राफ, ऐसा कर दीजिएगा, एफ डैश एफ डी ग्राफ हो गया, एंड एफ डी एक्सिस, ये देखो ये क्या है, एफ डी एक्सिस, ऐसा कुछ पूछेंगे वो लोग, क्लियर हुआ। देखो कोई चीज नहीं तो पूछी नहीं उन्होंने, वो भी पूछ लिया हमसे क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ने पूछा आपसे। आज ही का बस अब इसको जो है आज जो पढ़ाया उसी को धीरे धीरे अपन एंड कर रहे हैं। हो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए बेटो। अच्छा आप नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, सोच के बोलना, सोच के। एक क्वेश्चन है बेटे, ये 10 kg का, और यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू याद रखना 3/5 दी हुई है, 3/4 दी है, क्या दिया है 3/4, किसकी वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू, और मास कितना है लिखो, फाइंड मिनिमम, फाइंड फाइंड मैक्सिमम फोर्स, फाइंड मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स ब्रैकेट में ड्राइविंग फोर्स, फाइंड मैक्सिमम फोर्स ड्राइविंग फोर्स, ठीक है।
लिखिएगा इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। पूरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि ब्लॉक डज नॉट स्लाइड देन फाइंड मैक्सिमम फोर्स, है ना। अब बताओ क्या होगा। मैक्सिमम बोला है मैंने, स्लाइड नहीं हो रहा है, मैक्सिमम फोर्स निकालो। मैक्सिमम फोर्स, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है। इधर आओ, याद है कुछ बेटे, ध्यान दो। अगर आपको ध्यान हो, एक क्वेश्चन में ध्यान हो, तो हम कुछ एंगल लगा रहे थे एफ। याद करो ये एंगल थीटा था भाई साहब, और ये जो एफ आया था, एफ याद रखना, ये एफ मिनिमम था कब, कब जस्ट स्लाइड कंडीशन में आ गया था। कम से कम कितना बोलो, हाँ है ना, पहुंचाया था। तो ये स्लाइड नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो बताओ क्या पूछ रहे हैं वो अपने से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये वाली वैल्यू पूछ रहे हैं, बोलो पक्का ये पूछ रहे हैं। हमें वहां मैक्सिमम लिखना चाहिए कि मिनिमम लिखना चाहिए। देखो अब क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन करेक्शन सही कर लो। पहले देखो सुनो, ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा है, बोलो हाँ है ना। तो हमें क्वेश्चन ऐसे बोलना चाहिए था कि इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, इफ ब्लॉक जस्ट डज नॉट स्लाइड, स्लाइड नहीं हो रहा है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। बोलो हाँ है ना। तो बताओ क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। इसका सही क्वेश्चन, इसको एक लाइन में लिखिए, पहले करेक्शन करिए इसको, उसमें और करके लिखिएगा। और मेरे कहने मतलब क्या, उल्टा ना समझ लें आप, पहले लिखो, मतलब उल्टा समझ लिया आपने। लिखो इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ठीक है, आई बात क्या, ब्रैकेट लिखो जस्ट स्लाइड। मतलब जस्ट स्लाइड कंडीशन में आ गया है, क्लियर से में क्या, जस्ट स्लाइड की कंडीशन में है, क्लियर है, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू। लिखो तो पहले, बताना क्या पूछ चाहता हूं मैं। मतलब कहां आ चुका है यह, स्लाइड कंडीशन में, जस्ट स्लाइड, तो कम से कम कितना फोर्स लगाया जा रहा है। मतलब कहने मतलब ये है, मेरा बात समझने की कोशिश करना है ना, ये नहीं कोई उल्टा मतलब निकाल लो कुछ। ये कौन सा फोर्स है, ये एफ मिनिमम की बात हो रही है, जस्ट स्लाइड की कंडीशन में आ गया है, जस्ट स्लाइड, पर स्लाइड होने ही वाला है, बोलो हाँ है ना, यस या नो। इसी क्वेश्चन कुछ और से पूछते जी है, सुनो, इफ ब्लॉक मूव्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस देन फाइंड मिनिमम वैल्यू। मतलब क्या हो रहा है, जस्ट स्लाइड, मतलब ये मूव करने लगा, ये मूव करने लगा। कभी कभी क्या करते हैं, उसको जस्ट स्लाइड की भाषा में बोलते हैं, तब बताओ मिनिमम कितना होगा, या बोले उसको मूव करवाने के लिए कम से कम मिनिमम फोर्स कितना होगा। ये घुमा घुमा कर बातों को पूछेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब अलग मत निकाल लीजिएगा। ये बताओ ये एंगल कितना है, आपको tan थीटा मालूम है कि म्यू एस के बराबर होता है, यानी एक प्रकार से यह 3/4 हो गया। आपको शायद मालूम है अगर ये 37 डिग्री है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। और यहाँ पर अगर देखें तो tan 37 3/4 टाइप कुछ आ जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ ये और नहीं है, ये जो tan थीटा है ये कुछ और नहीं है, ये tan 37 डिग्री है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको 37 डिग्री मेंटेन करना पड़ेगा। और ये एफ मिनिमम की बात है जस्ट स्लाइड करने के लिए, बोलो है ना। एफ मिनिमम का फॉर्मूला क्या आया था, आई थिंक म्यू एस अपॉन 1 प्लस, बोलो म्यू एस स्क्वायर, और मेरे हिसाब से एम जी आया था, याद करो। यहाँ पर देखा जाए ये कितना है 3/4, और यहाँ पर देखें 1 प्लस, बोलो बेटा 3/4 का होल स्क्वायर, और ये है आपका एम जी, एम लिख दूंगा अभी। देखो बेटा मैं मीनिंग समझना क्वेश्चन को, है ना, मतलब मैं बोला है, मेरे बोलने क्या मतलब था। बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर 16 इस तरफ आ गया 25 हो जाएगा, 25/4, देखो ना 16 9 25/4, और ये जो है आपका एम जी, नहीं सॉरी 16 आएगा ना, नीचे 16 होगा, या तो 16 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 है ना, बाहर क्या आएगा 4, वो वाला 4 को काट देगा, ये 3 आएगा, और ये कितना आएगा 5, यानी ये आ गया 3/5 mg। तो 3/5 m ये रहा, g ये रहा, दिया है ना। कितना आएगा बताइए, 5 2 ज़ा 60,
ये 60 क्या आ गया, न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा जस्ट स्लाइड के लिए। ऐसा मेरा कहने मतलब मेरा ये था। बोलो क्लियर हुआ क्या यहां पर? ठीक है, तो इसमें हम कल अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कल से। अब थोड़ा सा तैयार हो जाइएगा, पहली क्लास में कुछ समझ में आ जाएगा, जहाँ छोटी छोटी बातें आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर? मिलते हैं ब्रेक के बाद। कल कहने मतलब कल, ठीक है। तो अब थोड़ा जो लोग सो रहे हैं उनको जगा दीजिएगा, भैया चलो रे डॉक्टर बनना है।